सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। तवज्जो फरमाइए, हमारे प्रोग्राम का मकसद हरगिज़ किसी की दिल आजारी नहीं और हमारे स्टाइल से आपका या किसी इदारे का मुत्तफिक होना भी कतई जरूरी नहीं। कमजोर दिल वाले हजरात दूर रहें, सियासी कारकुन दिल थाम कर देखें, सियासतदान हजरात जरा फासला रखें वरना प्यार हो जाएगा। कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, यही है भाई अंदाज हमारा, समझ तो गया होगा। रिमोट कंट्रोल बच्चों की पहुंच से दूर रखें और अगर तबीयत ज्यादा खराब हो जाए तो हमसे रुजू करें। ईमेल एड्रेस समझ तो गया होगा @mittu.com। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहते हैं आपके पसंदीदा प्रोग्राम समझ तो गया होगा। मैं हूं आपका मेज़बान खुसूसी मिट्टू और मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है फ़हीम खान। नाज़रीन, आपको ये बताएं कि जब से हुकूमत ने पेट्रोल के नरखों में नखरे करके इजाफा कर दिया है, तब से आवाम ये सोचने पर मजबूर हो गई है कि कोई छोटे साइज़ के गधे जो हैं वो ख़रीदे जाएँ और छोटी छोटी सी गाड़ियाँ उनके साथ बांध दी जाए। मुमकिन है कि चाइना से सस्ते गधे जो है वो इंपोर्ट किए जाएं और उनके साथ, क्योंकि चाइना के गधे भी छोटे ही होते हैं, जाहिर सी बात है, क्योंकि वहाँ सब कुछ ही छोटा होता है, तो सब कुछ, हाँ सब कुछ ही छोटा होता है, इंसान भी छोटे होते हैं, चीज़ें भी छोटी होती हैं, बस सिर्फ एक दीवारें चीन है जो कि इतनी बड़ी है, पता नहीं वो भी कैसे। बहरहाल गधे वहाँ से मंगाए जाएँ और शेड्यूल कुछ इस तरीके से सेट किया गया है कि जब गधे आ जाएंगे उनके साथ गाड़ियां बन जाएंगी छोटी छोटी, तो दफ्तरों के बाहर पार्किंग की जगह पर आप गाड़ी रखेंगे और किसी दरख्त की छांव तले आप अपने गधे को बांध देंगे ताकि वो रिफ्यूलिंग कर सके उस घास को खाकर। वापसी पर महंगाई से बचत के लिए आप उस गधा गाड़ी पे कोई फ्रूट वगैरह भी सेल कर सकते हैं। सीज़न का बहुत अच्छा फ्रूट आया हुआ होता है, उसे भी आप जो है वो सेल करते हुए आ सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी ये स्कीम खास हाथ तक पहुंच जाए, क्योंकि उनकी बताई हुई स्कीम्स के तहत गाय, भैंस, कट्टा और अंडे, मुर्गी, ये सारी चीज़ें उनकी स्कीम में आती हैं। सारे जानवरों से उन्हें बड़ा प्यार है, तो मेरी गधे वाली स्कीम भी उन्हें समझ में ज़रूर आ जाएगी, क्योंकि इसमें बचत भी है और इसके साथ साथ इसमें नए पाकिस्तान को एक तरक्की की मनाजिल तय कराने का फार्मूला भी है। नए पाकिस्तान से याद आया कि मशहूर राइटर अनवर मकसूद साहब ने गुज़िश्ता दिनों में अपने बयान में बताया कि नया पाकिस्तान सिर्फ एक ही तरीके से बन सकता है कि आप पुराना पाकिस्तान मलिक रियाज साहब को बेच दें। जी हाँ, और नए नाज़माबाद के पीछे नए पाकिस्तान की बुनियाद डाल दें, क्योंकि पुराना पाकिस्तान भी कराची से शुरू हुआ था, नए पाकिस्तान को भी कराची से शुरू होना चाहिए। समझ तो गया होगा। और नाज़रीन, 17 रुपए फी किलो टमाटर और 5 रुपए फी किलो मटर की शानदार कामयाबी के बाद उज़्मा कारदार पेश करती हैं पेट्रोल 75 रुपए दा। जी हाँ, ये है एक नई फिल्म जो कि हुकूमत आवाम के साथ मिलकर बना रही है, या बल्कि मैं तो आसान लफ्जों में कहूंगा कि आवाम को ही बना रही है। अब इनकी भी गलती नहीं है, इन्हें एक सुनने में आया कि स्पेशल कार्ड मिला हुआ है, अब जितने का इनको मिलेगा उतने का ये बताएंगे। फिलहाल इन्होंने क्या कहा है, इन्हीं की जुबानी सुन लीजिए प्लीज। पेट्रोल की अभी कीमत है, क्या चल रही है? किसकी? पेट्रोल की। पेट्रोल की देखें, ये कीमत जो है ये 75 रुपीस का एक वो है लीटर, ये ऊपर 75 रुपीस, लेकिन अभी तो रेट्स काफी ज्यादा हो गए हैं ना पेट्रोल के। ज्यादा हो। वैसे गलती इनकी भी नहीं है, क्योंकि गुज़िश्ता दिनों में जो धरने हो रहे थे मौलाना साहब की जानिब से, तो हो सकता है किसी ने ये कह दिया हो कि ओ यार डीजल देखो 75 रुपये लग रहा है, तो शायद ये समझी हो कि पेट्रोल ही इतने का। ऐसा नहीं है जी, वो उनकी छेड़ है। हाँ सीरियसली। समझ तो गया होगा। और नाजरीन, सिंध हुकूमत के कुत्ता काटो मुहिम के खिलाफ उन्होंने कुत्तों को टीके लगाना शुरू कर दिए हैं। जी हाँ, आप खुद ही समझ सकते हैं, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली मिसाल यहाँ पे फिट होने लगी है कि इंसानों को लगाने के लिए तो टीके हैं नहीं, कुत्तों को लगाने के लिए टीके कहाँ से आएंगे। बहरहाल ये टीके करते क्या हैं, ये आपको बताएं कि ये टीके लगाने से कुत्ते मरते नहीं, बल्कि उनकी अफजाइश नस्ल में इजाफा नहीं हो पाता। जी हाँ, उनकी नस्ल को जो है वो रोक दिया जाता है। मतलब आम लफ्ज़ों में कहा जाए तो यार वो पोलियो के कतरे पिला दो, ये एक बना हुआ है ना, एक सोचते हैं ना लोग कि पोलियो के कतरे पिलाने से ही हो जाता है, कुत्ते को पिला के चेक कर लो, दोनों काम हो जाएंगे। समझ तो गया होगा। और नाजरीन, हमारे पास मियाँ साहब की सेहत का आंखों देखा हाल बताने के लिए टेलीफोन लाइन पर मौजूद है शहबाज शरीफ साहब डायरेक्ट लंदन से। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शहबाज शरीफ साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? जी बहुत बहुत शुक्रिया फ़हीम साहब। मैं
अकेला ही चला था, जाने में मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। मैं आपके देखने वालों को, आपके चैनल की तवज्जो से तमाम तर पाकिस्तानियों को और दुनिया में जहाँ भी जितनी भी ज़बानों में आपका चैनल देखा जा रहा है, उन तमाम लोगों को दिल से कहना चाहूँगा, वी विश यू अ मेरी क्रिसमस एंड अ हैप्पी न्यू ईयर। सर अभी न्यू ईयर में टाइम है सर। अभी मतलब आपका न्यू ईयर तक वहीं रहने का प्लान है क्या? मतलब आप वापस नहीं आ रहे? देखिए ये गलियाँ, ये चौबारा, यहाँ फहीम साहब यहाँ आना ना दोबारा। अब हम तो हुए परदेश के मेरा यहाँ कोई नहीं, बड़े भाई साहब भी वहीं हैं, हमला भी कुछ दिनों में छोड़कर वहीं आ जाएगा। और आपको क्या बताऊँ फहीम साहब, कल मैंने सुर्ख जोड़े में बर्मिंघम पैलेस के बाहर उसे देखा। मेरी पहली मोहब्बत मेरी आंखों के सामने टकराई और मेरी पहली मोहब्बत की 2-3 ब्रांचेस भी वहीं पर थी। मैं तो लंदन में ही मुकीम हो जाना चाहता हूँ। सर मैं मियाँ साहब की सेहत के बारे में आपसे जानना चाह रहा था, लेकिन अब आपने अपनी पहली मोहब्बत का जिक्र कर दिया है तो बता भी दीजिए कि मोहतरमा कौन है जो आपको बर्मिंघम पैलेस के बाहर सुर्ख जोड़े में नजर आ गई? वो जिस तरीके से हमें शाही खानदान कहा जाता है पाकिस्तान का, उसी तरीके से उन्हें इंग्लिस्तान का शाही खानदान कहा जाता है। मैं बात कर रहा हूँ एलिज़ाबेथ, मलका एलिज़ाबेथ की। जी हाँ, क्या खूब लग रही थी सुर्ख जोड़े में। ओहो, मुझे वो गाना याद आ गया, लेडी इन रेड डांसिंग विद मी चिक टू चिक। और आगे के लफ्ज़ कुछ मैं भूल रहा हूँ। एहसान इकबाल भी यहाँ पर नहीं है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके। रोमांस की दास्तान हम बाद में सुन लेंगे, वैसे ही अच्छी खासी लिस्ट है आपके पास तो इस चीज़ की। तो बहुत शुक्रिया। मियाँ साहब की सेहत के बारे में हम हसन नवाज साहब से बात कर लेंगे। थैंक यू सर, ख्याल रखिएगा अपना। कोई ना एलिज़ाबेथ कुछ भी समझ तो गया होगा। नाजरीन, बात कर लेते हैं लालू खेत की। जी हाँ, ये वही लालू खेत है जहां एक ज़माने में पैर रखते हुए लोग 10 बार सोचते थे। इसलिए नहीं कि हालात ख़राब थे, बल्कि इसलिए कि हालात ख़राब थे। जी हाँ, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ठेले उठाने की मुहिम एंटी इंक्रोचमेंट वालों ने जो शुरू की, तो लालू खेत के एक फल फरोश ने फल अपने गले में लटकाए और पैगाम दिया सीएम सिंध और वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब को। पैगाम क्या था, आप भी सुन लीजिए। वजीर आला सिंध को गैरत नहीं आ रही, गरीबों के ठेले हटवाए हुए। किसी तरह तो गरीब ने रोजी कमानी है ना, क्यों ना? तो आइए बेच रही है, मैं ठेले बेच रहा हूँ। ठेला नहीं लगने देंगे तो किसी तरह तो रोजी कमाएंगे ना अपनी। पूरी दुनिया में फैला दो, इमरान खान को भी सुना दो और वजीर आला सिंध को भी सुना दो कि क्या कर रहे हैं हम गरीबों के साथ। हम गरीबों के ठेले नहीं लगने दे रहे, भत्ता भी देते हैं फिर ठेला नहीं लगने देते हमारा। 50 के 12, 50 के 12 बचकर 50 के 12। तमाम यूथिया ब्रदर से मेरी गुजारिश ये है कि अब आप अगर ये समझ रहे हैं कि ये वीडियो एडिटेड है तो समझ लो, तुम्हारे समझने तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुमने ये समझा था इमरान खान को वोट देंगे, इमरान खान आएगा, तुम ही ने समझा था इमरान खान मुल्क का कर्जा उतारेगा, तुम ही ने समझा था सबको जेल में डालेगा, तुम ही ने समझा था कि मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे, तुम ही ने समझा था अंग्रेज़ आएंगे यहाँ पे नौकरी करने के लिए, तुम ही ने समझा था कि 1 करोड़ नौकरियाँ मिलेंगी, तुम ही ने समझा था कि 50 लाख घर बनेंगे, तुम ही ने समझा था पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, तुम ही ने समझा था कि $1 के बदले में $2 आएंगे। तो ये सब तुम ही ने समझा था। तुम्हारी समझ का हमें समझ आ गया है। और मिट्टू समझ तो गया होगा। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, हमारे नन्हे मुन्ने प्यारे मासूम से क्यूटी पाए वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब ने अवाम के लिए, गरीब अवाम के लिए फ्री हाउसिंग स्कीम के बारे में बात की थी और उस पर काम भी शुरू हो गया है। आपको बताया चलें कि 3000 अरब की करप्शन रोकने की शानदार कामयाबी के बाद और $200 अरब पाकिस्तान वापस लाने के बाद अब पेश खिदमत है नया इक्तिसादी शाहकार, नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम, जहां घर होगा महज 30 लाख रुपए का और माहाना किस्त होगी 67,000, 67, जी हाँ 69 से पूरे 2000 कम और 65 से पूरे 2000 ज़्यादा, 67,000। इसके लिए शर्त है कि आप बेघर हो और आपकी आमदनी कम हो, यानी आपकी आमदनी 25 से 30,000 रुपये होगी तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी अगर आपकी आमदनी 30,000 रुपये है तो महीने की किस्त 67,000 जो आप दे रहे हैं उसमें बकाया 37,000 रुपये कौन भरेगा? समझ तो गया होगा।
और नाज़रीन, खान साहब की नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम की आसान इकसात के बारे में जानने के बाद पाकिस्तान की पहली गंदी कहानियां लिखने वाली मुसन्निफा रेहाम खान ने ट्वीट किया है और उनका कहना है कि सालन में दही का तो मालूम नहीं, सालन में दही का तो मालूम नहीं, लेकिन दिमाग की दही जरूर बना दी है पीटीआई वालों ने। हैशटैग मियां वाली का आइंस्टाइन। समझ तो गया होगा। नादरीन, कहते हैं शहद के बहुत फायदे होते हैं, उसे खाने से ताकत भी आती है, दिमाग भी तेज होता है। और अगर शहद की बात आए तो हमें याद आ जाते हैं अली अमीन गंडापुर साहब। जी हाँ, जिन्होंने लेकर के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और इंग्लैंड से लेकर इंग्लिस्तान तक, मतलब अंग्रेजी जुबान में, हर किस्म का, हर नस्ल का शहद पी रखा है उन्होंने। वैसे तो वो खामोश रहे सब्जियों की, जब भी बात हुई सब्जियों के पैसे जब भी बढ़े उन्होंने खामोशी इख्तियार रखी। उन्होंने ये कह दिया, यार मैं तो नॉन वेज हूँ, मेरा तो सब्जियों से कोई लेना देना नहीं है। जानी दुबे की बात कर, ला कोई चरसी टिक्का लेकर आप, फिर अपन को दम पक पकाते हैं, यार कोई गेम बनाओ। तो उन्होंने कहा सब्जियों पे बात नहीं करेंगे, लेकिन जब मुंह खोला तो क्या बोला, आहा, सुनिए। ये सोचे कि पाकिस्तान का 10 करोड़ लोग हैं जिनका जरिया मुआश ज़राअत के साथ है। अब अगर अब चीज़ों के रेट ज़्यादा नहीं होंगे तो उसमें वो इन्फ्लेशन उन पर भी तो हो रही है ना। तेल महंगा हो रहा है, डीजल महंगा हो रहा है, बिजली महंगी हो रही है, इनके लिए कर्जों की वजह से। तो उसमें अगर थोड़े बहुत चीज़ ऊपर नीचे होती है तो उसमें वो जिनको फायदा हो रहा है वो भी हमारे ही भाई हैं। वो भी अभी में आपको पता हो आलू सस्ते हो गए थे, कितना बड़ा नुकसान हुआ आलू किसानों को उसका, क्योंकि मार्केट में 5 रुपए किलो आलू हो गया था एक टाइम में, पिछले साल की बात है। उससे नुकसान हुआ आलू वालों को, किसानों बेचारों को, उसका अंदाजा नहीं है। अगर इससे कोई महंगाई से किसी चीज को फायदा हो रहा है, टमाटर किसका टमाटर है, हमारे जमींदारों ने उगाया हुआ है ना। अगर इस तरह कोई चीज महंगी हो भी रही है उससे फायदा उस ज़राअत और किसान को हो रहा है कि जो हमारे में से ही है, और 10 करोड़ है इस मुल्क का। लेकिन इंशाल्लाह हमें तमाम महंगाई कमिंग जून तक इंशाल्लाह हम कवर कर लेंगे। अच्छा, जहाँ तक मुझे याद है पिछली मरदमशुमारी में हमें बताया यह गया था कि हमारी कुल आबादी मुल्क की 22 करोड़ है, जिसमें 9 करोड़ बच्चे हैं, तो रह गए तकरीबन आपके पास पीछे 13 करोड़ लोग, जिसमें 10 करोड़ जो है गंडापुर साहब बता रहे हैं किसान हैं, तो बकाया 3 करोड़ ही है। यानी कराची में जितने लोग रहते हैं उनको छोड़ के पूरे पाकिस्तान में सब किसान रहते हैं या बच्चे रहते हैं, या आप कह रहे हैं। बहरहाल जनाब, आपकी लॉजिक तो बड़ी शानदार है। लगता है अभी दूध में ताज़ा ताज़ा शहद मिलाकर पी कर आ रहे, ऐसा ही है ना? है ना, बोलो बोलो, है ना, बोलो बोलो, ऐसा ही बाद में बात करेंगे। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, पाकिस्तान कितनी तेजी से सेहत के शोबे में आगे जा रहा है ये बात आपको सिंध में आकर पता चलेगी। जी हाँ, क्योंकि सिंध के वजीर सेहत अजरा पेचोहो, ये फुनसुक वैंगलू जैसा थोड़ा सा साउंड कर रहा है लेकिन उनका नाम है, बहरहाल अजरा पेचोहो के अब तक के बयानात से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। लोग खुद एहतियात नहीं करते, मतलब बच्चे पैदा कर दिए तो क्या आपका फैसला पूरा हो गया? ये बयान उनका मैं आपको दे रहा हूं कि लोग खुद एहतियात नहीं करते, गंदगी फैलाते हैं। इस तरह तो डेंगू मच्छर काटेगा मोहतरमा, डेंगू मच्छर साफ जगह पर होता है, कचरे वाली जगह पर होता है। बहरहाल जहां ज्यादा कुत्ते होते हैं, अगला बयान उनका, जहां ज्यादा कुत्ते होते हैं वहां वालिदैन अपने बच्चों को ना जाने दें। हम वैसे भी कोशिश कर रहे हैं कि कुत्तों की नसबंदी की जाए, ये उनका बयान है। पेचोहो साहिबा का मतलब वालिदैन पहले चेक करें कि कहाँ कहाँ मच्छर हैं, वहाँ वहाँ बच्चों को नहीं जाने देना है, कहाँ कहाँ कुत्ते ज़्यादा हैं, वहाँ वहाँ नहीं जाने देना है। ये सारी एहतियात वालिदैन को ही करनी है, मैं इस बात से एग्री करता हूँ। लेकिन ऐसे बयानात सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों के वालिदैन को भी एहतियात करनी चाहिए। नाज़रीन, शेख रशीद साहब ने मंजूर वसान साहब की जगह ले ली है। जी हाँ, जैसे मंजूर वसान साहब पहले ख्वाब देखते थे और उनकी ताबीर बताया करते थे, वैसे ही अब शेख रशीद साहब भी अपने ख्वाब डिस्कस करने लगे हैं। कुछ ख्वाब, क्योंकि वो सारे ख्वाब तो जाहिर सी बात है, शेख साहब के सारे ख्वाब अगर डिस्कस होने लगे तो कैमरा नोटिस ले लेगा, इसलिए कुछ ख्वाब जो है वो डिस्कस करने लगे हैं। क्या कहा है उन्होंने अपने ख्वाब में, ज़रा सुन लीजिए। मैंने 2 खबरें आपको दी थी कि एक नवाज शरीफ जा रहा है, एक ये दी थी कि आसिफ जरदारी की प्री बारगेनिंग जितने वो 5 केसों में हैं वो शुरू हो गई है। आसिफ जरदारी जितने 5 केसों में मौजूद है
उसके लोगों ने पैसे देने शुरू कर दिए हैं और नैब जो है खजाना भरने जा रही है अनकरीब। मैं जितनी चीज जानता हूं वही बता। शेख साहब, ऐसे खजाने तो इमरान खान साहब भी इलेक्शन से पहले भर भर के भरवाया करते थे, लेकिन आपको ये बता दें कि नवाज शरीफ साहब 50 रुपए में मुल्क से बाहर चले गए और ये तो जरदारी साहब हैं, मेरे ख्याल में 2.5-3 रुपए में फैसला मुक जाएगा। बहुत से बहुत 3.5 इससे आप अपने 4 में रस्सी छोड़ें, 4 बस, इससे ऊपर सवाल ही नहीं पैदा होता ना बिट्टू। समझ तो गया होगा। नाजरीन, मिनिस्टर भी हमारी तरह इंसान ही होते हैं, उनके सीने में भी दिल होता है, वो भी धड़कता है, उनके भी एहसासात होते हैं, उनमें भी जज्बात होते हैं, कभी छुट्टियां मनाने जा सकते हैं। अब एक मिनिस्टर साहब सेशन खत्म होने के बाद कुछ मिनिस्टर्स को जमा करके हाई टी पर रावल लेक पहुंच गए। वहां कॉर्नर के ऊपर है ना एक बड़ा अच्छा सा कैंटीन वगैरह बना हुआ है। रावल लेक के किनारे बैठ करके वो चम्मच से रावल लेक में दही डाल रहे थे। दूसरे मिनिस्टर साहब ने गुजरते हुए पूछा कि भाई ये क्या कर रहे हो, तो पहले ने बताया कि यार मैं लस्सी बना रहा हूं। दूसरा हंसने लगा, कहता है यार लोग इसीलिए तो हम पे लतीफे बनाते हैं, हमारा मजाक उड़ाते हैं हमारी पार्टी का। ओ भाईजान, ये क्या कर रहे हैं आप, इतनी लस्सी कौन पिएगा? कतन उन दोनों का ताल्लुक पीटीआई से नहीं, ना ना, मैं कसम खाने को दे, मैं मिट्टू की कसम खा रहा हूं, पीटीआई के नहीं थे दोनों। मिट्टू मर जाएगा, नहीं थे पीटीआई। समझ तो गया होगा। नाजरीन, मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो, नहीं मेरा मतलब है कि नून लीग और पीपीपी की दोस्ती आजकल उरूज पर है। जी हां, दोनों मिलकर दिन रात पीटीआई की बजाने में लगे रहते हैं डुगडुगी। मगर माजी में जरदारी साहब कौन सा ऐसा काम जरदारी साहब करना चाहते थे कि उन्होंने कहा अगर मैंने ये काम नहीं किया तो अल्लाह भी मुझे माफ नहीं करेगा? कौन सा था वो काम, जरा देखिए। अब इसको निकालना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, इसको छोड़ेंगे नहीं। अब अगर हमने मियां को छोड़ दिया तो शायद अल्लाह भी हमें माफ न करे। कौमी चोर है ये, अवाम का चोर है, गरीबों का चोर है, मजदूरों का चोर है, ये हारियों का चोर है। इसने हारियों का हक खाया है, इसने अवाम का हक खाया है और हम ऐसे दरिंदे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। नाज़रीन, इस वीडियो को देखने के बाद हम बिलावल भुट्टो साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भी दुआ कीजिए, हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जरदारी साहब को माफ कर दे, आमीन। समझ तो गया होगा। नाजरीन, सिंध की सियासत से 2 बड़ी खबरें गुज़िश्ता दिनों में मेरी नज़र से गुजरी और दोनों पीपल्स पार्टी की जानिब से थीं। पहली खबर है कि पीपल्स पार्टी सिंध की नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, ऐसा कहना है खुर्शीद शाह साहब का गिरफ्तारी के बाद या पहले ये मुझे नहीं पता, लेकिन उनका ऐसा कहना है। दूसरी खबर है कुत्ते सिर्फ सिंध में नहीं पूरे मुल्क में पाए जाते हैं, ये कहना है सईद गनी साहब का। मैं दोनों खबरों से मनवन एग्री करता हूं। बस इस खबर को यहीं खत्म कर दीजिए, इसकी डिटेल में मत जाइए, दोनों खबर पक्का। समझ तो गया होगा। नाजरीन, नेपाली लड़की का भारत को सख्त पैगाम और धमकी भरा मैसेज। जी हां, अब तो नेपाली भी, मतलब यार कोई लेवल होता है। मोदी जी किधर आ गए हो यार, वीडियो देखें आप। मैं सुबह मैसेज देखी, मैं सुबह न्यूज देखी कि मोदी जी की कड़ी चेतावनी नेपालियों को इंडिया से बाहर। अरे पहले अपने बल पे खड़े होना तो सीख जाइए। अगर ऐसे ही चलता रहा तो इंडिया और नेपाल बीच में इतनी बड़ी लड़ाई होगी जो कभी सोचा भी नहीं, जैसे पाकिस्तान और आपके बीच में लड़ाई हो रही है। एक बार हमारे नेपाली गोरखा फौजों को निकाल के दिखाइए, पाकिस्तान आपके ऊपर कैसे कब्जा करता है, हम भी देख लेंगे। बच्चा तक जानता है कि इंडिया में हमारे नेपाली गोरखा सैनिक खड़े हुए हैं जो आप लोगों की रक्षा कर रहे हैं। पहले निकालना है तो उनको निकाल के दिखाइए। हम भी अपने मेहनत पर खड़े हुए हैं, हम अपना मेहनत खून पसीना बहाते हैं, हम किसी के गुलाम नहीं बैठते और नेपाल ना ही किसी का गुलाम बैठा है और ना ही कभी बैठेगा। अरे मोदी जानी कई तो इज्जत रख ले यार, मतलब नेपाली बच्चियां, नेपाली वो बच्चे नहीं डरते उनसे, वो तेरी ले रहे हैं फिरकी। क्या पता यार क्या हो गया मोदी। समझ तो गया होगा।
और नाजरीन, डेरा गाजी खान में बनने वाले सरकारी अस्पताल का नाम वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब के वालिद मोहतरम जनाब सरदार फतेह मोहम्मद बुज़दार के नाम पर रखने की करारदाद पंजाब असम्बली में कसरत राय से मंजूर कर ली गई। गुज़िश्ता हुकूमत, जो साबका हुकूमत थी, उसमें ऐसा कुछ होता था तो इमरान खान साहब फरमाते थे ये पैसा तुम्हारे बाप का नहीं है। सर अब क्या कहेंगे? क्या ट्वीट आ रहा? समझ तो गया होगा। नाज़रीन, नवाज शरीफ साहब की सेहत के बारे में जो पटवारी परेशान थे और शाह से ज्यादा शाह के वफादार, चाय से ज्यादा केतली गरम, यानी जो पटवारी शदीद परेशान थे, उनकी परेशानी अब दूर हो चुकी है। वो परेशान ना हो क्योंकि मियां साहब अब माशाल्लाह से मुकम्मल सेहतयाब हो चुके हैं और लंदन के शॉपिंग मॉल में शॉपिंग कर रहे हैं। शॉपिंग पर तनकीद करने वालों को शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। इसे मेडिकल साइंस की ज़बान में शॉपिंग थेरेपी कहते हैं और ये शॉपोफोबिया जो होता है उसके अगेंस्ट की जाती है। मतलब शॉपिंग का किसी को फोबिया हो जाए, डर हो जाए कि मैं शॉपिंग नहीं कर सकता, उसे शॉपोफोबिया कहते हैं। ये शॉपोफोबिया के अगेंस्ट की जाती है, उसको ट्रीट करने के लिए की जाती है। इससे शॉपोहॉलिक भी कहा जा सकता है। जो इस वक्त थेरेपी मियां साहब की चल रही है, ये एक मेडिकल टर्म है, तो जिन लोगों को मेडिकल के बारे में नहीं पता उन्हें इस पर कमेंट नहीं करने चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा, ऐसा डॉक्टर अदनान ने कहा। डॉक्टर अदनान बचपन में देखा था, लॉलीपॉप खाता था, छोटी चड्डी पहनता था, बड़ी शरारत करता था, क्योंकि ये वाहिद डॉक्टर है जो अच्छा डॉक्टर देखने की फीस लेता है। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, बात कर लेते हैं जापान की, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि क्या क्या बना रहा है जापान। जापान में बच्चों का 8वीं जमात तक कोई टेस्ट नहीं होता, बल्कि उन्हें इखलाकियात और माशरे में किस तरह से रहा जाता है, एक महज़िब शहरी बनने की तालीम दी जाती है। इसीलिए जापानी नौजवान जो होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा इखलाक पाया जाता है। वो बाइखलाक लोग होते हैं और अच्छे तालिब इल्म भी होते हैं, अपने उस्ताद का, अपने असातिज़ा का बड़ा एहतराम करते हैं। लेकिन मुल्तान के सिटी कॉलेज में प्रोफेसर एजाज खान को कॉलेज के तालिब इल्मों ने उन्हीं के घर के बाहर डंडों से मारा। नाज़रीन, ऐसे ही बच्चे होते हैं, ऐसे ही स्टूडेंट होते हैं जिनकी वजह से मैं अपने हर प्रोग्राम में कहता हूं कि हम लेते हैं एक वक्फा, क्योंकि वक्फा जरूरी है। वजारत महबूब आबादी हुकूमत पाकिस्तान, ये उन बच्चों के वालिदैन से कह रहा हूं मैं जी। वेलकम बैक नाजरीन, एक मरतबा फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, है मुबारक आज का दिन, रात आई है सुहानी, शादवानी हो शादवानी। जी हाँ, बात हो रही है शादी की। रिश्ता गया लड़की वालों की जानिब, तो लड़की वालों ने बड़े ही फख्र में बताया कि भाई हमारी बेटी तो मॉडल है। आपका लड़का क्या कहता है? लड़के वाले भी चौड़ा होगा जी, हमारा बेटा कैप्टन है। दोनों की शादी हो गई जल्दबाजी के अंदर ही, माहौल कुछ गर्मा गर्मी का था और महीना सर्दी का था, इसलिए शादी करना मुनासिब रहा। शादी के बाद ये पता चला कि बेटी टिकटॉक पर मॉडल है और बेटा करीम का कैप्टन। इसीलिए कहते हैं जल्दी का काम शैतान का, जरा सोचिए फिर नोचिए जी। नाज़रीन, बात कर लेते हैं खान साहब की। बड़ी ही मासूम शख्सियत है, बड़े ही हैंडसम डैशिंग पर्सनैलिटी है और उसके बावजूद भी छोटी छोटी सी बातों पे खान साहब खुश हो जाते हैं। अब यही कल की बात ले लीजिए, किसी ने खान साहब से कह दिया कि आपका रिश्ता आया है और खुशी से खान साहब मचल उठे, बिलक उठे। आप कौन से खान साहब समझे थे? मैं बशीर खान की बात कर रहा हूं। अरे वो तो हाँ, क्या कहिए। अभी देखें मानिका साहब कब दफ्तर में घुसते हैं कोट सूट पहन के। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, अब मौका मिल ही गया है तो इस मीडिया के तवज्जुह से मैं शहबाज शरीफ साहब से एक अर्जी करना चाहूँगा कि जनाब आप लंदन पहुँच ही गए हैं तो लगे हाथों डेली मेल के सहाफ़ी डेविड रोज पर मुकदमा भी करते आइएगा। वो बेचारा इंतजार कर रहा है, उसने ट्वीट भी किया है। आपने कहा था ना कि मैं उस पर करप्शन का उसने इल्ज़ाम लगाया था, आपने कहा था मैं उस पर बहुत जल्द केस करूँगा। साल भर होने को आ गया है सर, अब मेरे ख्याल में आप वहाँ पहुँच भी गए। केस कर दें, इस बार कर दें, क्योंकि और हमें कोई नाम सुझाई नहीं दे रहा कि अब हम क्या नाम रखें आपका। आप हर बार कहते हैं मैंने ये नहीं किया तो मेरा नाम बदल देना, वो नहीं किया तो मेरा नाम बदल देना। अब प्लीज़ सर या तो केस कर दें या वापस आते हुए नाम चेंज करवा के आइए, PCL में से भी निकल जाए।
खैर आप हैं भी नहीं, लेकिन फिर भी आ भी नहीं पाएंगे। समझ तो गया होगा। नाजरीन, हर पेशे में जो उसका एक्सपर्ट होता है वो आपके अगेंस्ट ही चाह रहा होता है। आपकी जो भी विल होती है, जो ख्वाहिश होती है, उसके अगेंस्ट उसकी ख्वाहिश होती है। मिसाल के तौर पर वकील चाहता है कि आप किसी केस में फंस जाएं, डॉक्टर चाहता है कि आप किसी बीमारी का शिकार हो जाएं, गोरकन चाहता है कि आप कफन में लिपटे हुए उसके पास आ जाएं, पुलिस की उम्मीद होती है कि आप किसी वारदात में पकड़े जाएं, प्रॉपर्टी डीलर चाहता है कि आपका मकान बिक जाए। सिर्फ एक, यकीन जानिए, सिर्फ एक पेशा ऐसा है जो चाहता है कि आप अमीर हो जाएं, और वो है चोर डाकू। शायद इसीलिए आवाम आज कहने पर मजबूर हो गई है कि इमरान खान साहब से अच्छे तो वो चोर डाकू जो कम से कम हमें अमीर तो देख रहे हैं। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, लंदन में शहबाज शरीफ साहब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और मियां साहब की बीमारी के बारे में बता ये रहे थे कि कुछ टेस्ट हो गए हैं और कुछ बाकी हैं। बस यही खबर सुननी थी और कायम अली शाह साहब ने फौरन बिना कोई लम्हा ज़ाया किए शहबाज शरीफ साहब को फ़ोन करके ये कह दिया कि सर, अगर टेस्ट कोई कम पड़ रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया से हमारा टेस्ट चल रहा है, वो भी आप ले लीजिएगा, वैसे भी हमने हार नहीं। शाह जी, ये वो वाला टेस्ट नहीं हो रहा, ये दूसरा टेस्ट है। ये मतलब वो होता है ना, वो डब्बी देते हैं एक लेबॉर्ट्री के अंदर, आपसे कहते हैं जाए उस कमरे में जाएं, इसको भर के ले आएँ। कुछ अलग अलग किस्म के टेस्ट होते हैं। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जनाब फवाद चौधरी साहब ने ये गिला किया है कि साइंसदानों ने आसमानों की चादरें फाड़ दी, जमीन का सीना चीर दिया, खजाने निकाल लाए, नई नई दरियाफ्तें कर ली, गैलेक्सीज ढूंढ ली, अलग अलग किस्म के प्लैनेट्स दरियाफ्त कर लिए, लेकिन एक बात का वो आज तक पता नहीं लगा पाए कि नाई शेव करने के बाद आपके मुंह पे तिब्बत क्रीम के टिप्पे क्यों लगाते हैं, डायरेक्ट क्यों नहीं लगा देते। चौधरी साहब, खैर हो गई सर, मतलब आप अभी तक इधर ही हैं, तो काम की काम कर ले। समझ तो गया होगा। जी नाजरीन, तो आज की टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में जो दो पर्सनालिटीज हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी पार्टीज तो डिफरेंट है, लेकिन एक चीज उनमें कॉमन है कि वो दोनों साबका हैं आज के दौर में। एक तो हमारे साथ मौजूद हैं साबिक चीफ मिनिस्टर सिंध जनाब कायम अली शाह साहब, और दूसरे वजीर मुमलिकत साबका बराए दाखिला जनाब शहरियार आफरीदी साहब। तो पहले आफरीदी साहब से बात शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शहरियार आफरीदी साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? फहीम साहब, मैंने जान अल्लाह पाक को देनी है, मैं किसी बंदे से नहीं डरता हूं, खुदा की कसम। मैं आपको बता दे, मैं सच के साथ हूं, मैं सच के साथ खड़ा हूं। मैं आपको बताऊं, वजीर आजम पाकिस्तान, जनाब वजीर आजम पाकिस्तान, कोई भी हो, खुदा की कसम, मैं किसी बंदे से नहीं डरता हूं। मैंने जान अल्लाह पाक को देनी है, कोई भी खा वजीर आजम क्यों ना हो, वो कौम के बाप का दर्जा रखता है, कौम को उसकी इज्जत करनी चाहिए, वो कौम के बाप का दर्जा रखता है। आप उसको जलील करते, आप उसकी तजलील करते हैं। खुदा की कसम, मुझे अफसोस होता है, मेरा दिल खून का आंसू होता है कि मैं ऐसी काबिना का हिस्सा हूं जहां पर वजीर आजम यानी कौम के बाप की तजलील होती है। मैं एक बात, मैं फहीम साहब जी, एक बात जो है वो मैं आपको इधर बुझाना चाहता हूं। ये जनाब, ये जो अपने शहीद आफरीदी साहब हैं, इनको बोलें जाके क्रिकेट खेलें। कैसा आदमी है बाबा, कहता है कौम का बाप होता है वजीर आजम। बड़ी कौन सा बाप है जो हर 5 साल के बाद तब्दील किया जाता है? क्या बात करते हैं यार, मतलब आपने कौम का बाप हर 5 साल बाद तब्दील करना? कोई और ओहदा दे दें, बाप को बाप रहने दें, ऐसा ना करें भाईजान, बाप बनने में बड़ी मेहनत हो। अभी मैं बता दें आपको। नहीं सर, प्लीज सर, प्लीज डिटेल में मत जाइएगा सर, प्लीज आप बताइए, आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्या हो रहा है? शहरियार आफरीदी साहब आपको सुन रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इनसे? और प्लीज, ये शाहिद आफरीदी नहीं, ये शहरियार आफरीदी। हाँ, मैं भी यही कह रहा था, ये शाहीन आफरीदी जो है अच्छा बॉलर है, लंबा है, हेट भी ज़्यादा है। मैं इसको ये बताना चाहता था कि इसने बड़ी ये जो गंदा वाला इसका एक वीडियो आया है, क्या है? सर प्लीज सर, फैमिली ऑडियंस, ऐसे सर मतलब हम ऐसी बातें नहीं करते चैनल पे, आप बाद में पूछ लीजिएगा। और ये शाहीन आफरीदी नहीं है वो जिनकी वीडियो आई थी, ये शहरियार आफरीदी हैं। प्लीज सर, शहरियार आफरीदी। अच्छा, इसका वीडियो नहीं आया था ये? अच्छा, फिर कौन है यार? फिर देखिए फिर मैं आपको बताऊं, मैंने जान अल्लाह को देनी। बाबा ये एक काम करें, ऐसा करें, ये बहुत चिल्ला रहा है, इसने जान अल्लाह को देनी है।
इसको बोलो अभी है, हम लोग इधर 5 मिनट वेट करते हैं, जाए दे दे। सर कैसी बातें कर रहे हैं सर आप, मतलब आप उन्हें मोटिवेट कर रहे हैं, ऐसे ना कहें। उनके तो अपने लीडर कह चुके थे कि अगर मैं IMF के पास गया तो इससे बेहतर है खुदकुशी कर लूंगा, नहीं की। फिर आप इन्हें बता रहे हैं, इन्होंने तो कोई ऐसा कमिटमेंट भी नहीं दिया है हमें। शाह जी मैं आपको बताऊं, मैंने जान अल्लाह को दी। मैं आपको इधर बताना चाहता हूं कि आपकी उम्र का जो है वो मैं अभी इधर मैं लिहाज कर रहा हूं, वरना आपने तो कराची को भी जो है वो मोइंजोदड़ो बना दिया। आप देखे कराची की सड़कों पे, भाई साहब आप तो कराची में रहते हैं, आप जाके देखे कराची को मोइंजोदड़ो इन लोगों ने बना दिया है। बाबा देखो मैं आपको बताऊं, हमने कराची को क्या क्या बनाया है। हमने कराची को सिंध बनाया है। अभी आप सेवन जाएं, सेवन से जब आप वापस आएंगे, आप देखें, मैं गारंटी देता हूं आपको सेवन अच्छा लगेगा, कराची बुरा लगने लगेगा। हमने कराची में कच्ची रोडें बनाई हैं, कच्ची रोड कल्चर हमने निकाला है अल्हम्दुलिल्लाह। हम इसको ओन करते हैं। पहले पक्की सड़क होती थी, तेरे से स्लिप मारता था, तो लिप पानी मार के जाता था, स्टूडेंट हो जाता था रबा रबा। हमने बगैर ढक्कन वाले गटर बनाए, जिसकी वजह से आपको कराची में मिनिस्टर मिला है। वो कौन है, अपने डार्क वेब नहीं, डार्क वेब नहीं, क्या है, फिक्स सिक्के वाला। वो अगर हम ढक्कन वाले गटर बनाते वो आज मिनिस्टर होता नहीं। हमने बगैर घास के पार्क बनाए हैं। अभी देखिए इंटरनेशनल लेवल पे खिलाड़ी आते हैं, मिट्टी पे खेलते हैं, बजरी पे खेलते हैं, कबड्डी का मैच इजीली हो जाता है। आप सिर्फ क्रिकेट फुटबॉल सोचते हैं, कबड्डी हमारा नेशनल खेल है। पहले गटर के पानी जगह नहीं मिलती थी जाने की, रोड पे आ जाता था। हमने पीने के पानी को गटर की लाइन से मिला दिया है, ताकि गटर का पानी जो है वो रोड पे ना आए, गंदगी ना हो, बदबू ना फैले। हमने बगैर शीशे वाली बसें चलाई हैं, आवाम को गर्मी में हवा लगे, ऐसा ज़रूरी होता है, वरना नहीं तो आप देखें गर्मी में आपको डिहाइड्रेशन। हमारी हुकूमत जब से गई है कराची में हीट स्ट्रोक आ रहा है, क्या रीज़न है? हमारा रीज़न यही है कि आपने बसों में शीशे लगा दिए, आप निकालें, सब सेट हो जाएगा। जी सर, आपने ये सारे काम किए हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि इन कामों से कौम का कोई फ़ायदा नहीं, आवाम को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उल्टा इन कामों से नुकसान हुआ है। तो प्लीज़ इन्हें ओन करना, इस ज़मरे में तो आप कर सकते हैं कि ये कोताहियाँ हैं, लेकिन आप इन्हें जताएं ना प्लीज़ कि ये आपने काम किए हैं। ये मैं प्लीज़ आपसे चाहूँगा कि ऐसा ना करें। भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमने PTI की हुकूमत, क्योंकि मैंने जान अल्लाह पाक को देखा। सर मेरे ख्याल में कराची और उसके मज़ाफ़ात में आपके जान देने का वक्त हुआ जाता है और हम कॉल हैं। आप प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो आप जज्बाती होकर कौमी असम्बली में खुद के ऊपर तेल डाल के आग लगाने की कोशिश ना करें। ये आइडिया नहीं है, प्लीज़ एहतियात कीजिएगा। और इनके आस पड़ोस में जितने भी लोग रहते हैं वो इन पर थोड़ा सा जो है वो कंट्रोल कराएं। बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं, कभी किसी दिन खुदा न खास्ता कोई वादा इन्होंने पूरा कर दिया तो नुकसान हो जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। दोनों मौजूद मेहमानों से इजाज़त चाहेंगे। सर थैंक यू सो मच। यार कैसे समझ तो गया होगा। नाजरीन सियाने कह गए हैं, हम तो नहीं कहते, कि बोलने से पहले सोच लेना चाहिए, लेकिन हमारे सियासतदान अक्सर बोलने के बाद सोचते हैं। और क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं और क्या क्या बोल जाते हैं ये उन्हें तो पता ही नहीं होता। उनके अड़ोस पड़ोस वाले बेचारे ये सोच समझ के शर्मिंदा हो रहे होते हैं कि जनाब क्या कह गए मियाँ। अब मियाँ की बात निकली है तो यहाँ भाई मियाँ की बात नहीं हो रही है, बात कर रहे हैं छोटे मियाँ साहब की कि उन्होंने क्या कह दिया। देखिए जरा, हमारे सेगमेंट फिसल गया होगा में। दुनिया में आपने पाकिस्तान को बदनाम कर दिया, चोर डाकू लुटेरे जिनको इसका इल्म भी नहीं था उनको भी जाके आपने बता दिया कि डील हुई है, जिसको कहते हैं डील क्या कहते हैं वो, प्ली बार्गेन। इस नवीद इकराम ने एक खरीदने वाले को कहते हैं मुश्तरी, चलो नहीं बाहर खरीदने वाला ये बन के गया। पंजाब में अभी तक ये नहीं आया था, ये पंजाब में आया 2013 नवंबर में। 26 उन्होंने वो लिए डेट्स, क्या कहते हैं, एडजमेंट, अपना डेट्स लिए हैं। वो कहता है कि ना बजे ना रहे बांसुरी ना बजे बांसुरी, ये कहते हैं ना रहे जी, ना रहे बांसुरी ना बजे बांसुरी। ये
शफकत महमूद भी उसके नहीं, शफकत महमूद नहीं, वो अपना बैंक ऑफ पंजाब में थे और डेफिड के मुशीर थे उन दिनों में। एक मज़ाक खेज जिस तरह राना सनाउल्लाह के ऊपर उड़ाला गया, अपना वो पपुड़िया डाली गई, गोगोली, वही गोगोली डाली गई। नाज़रीन, आपने इस वीडियो में यकीनन मिस कर दिया होगा, लेकिन हमने आपके लिए इसे सर्कल किया है। ये रेड सर्कल में आप देख सकते हैं एहसन इकबाल साहब आपको नजर आ रहे हैं। ये बंदा दिल ही दिल में ये सोच रहा है कि यार इसके बड़े भाई के जाने के बाद पार्टी का असल हकदार तो मैं हूं, क्योंकि निके वाले को तो कुछ पता ही नहीं, हर चीज का पूछा वो क्या नहीं उसको क्या कहते हैं, उसको वो जो बीच में होता है मिडल में, उर्दू में क्या कहते हैं सर, ऑन एयर नहीं कह सकते जी। तो नाजरीन, ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अपनी राय से आगाह करने के लिए आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं और अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। मिट्टू, उर्दू में क्या कहते हैं मिडिल मैन को? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।